Hello dear students of class 11th. Welcome again on your favorite channel Amazing Physics Tutor. So in today's video we are going to study about the unit 6 gravitation. So now let's start. सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है. तो हमारा पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी. सो ग्रेविटेशन समझने के लिए इसको मैं पहले एक स्टेटमेंट, एक लाइन इसका लिख देता हूं, उसको आप ध्यान देना. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects, of this universe due to their masses is called gravitation. Is called gravitation. जैसे हम समझते हैं यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2 और उनके बीच का डिस्टेंस है r. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी दोनों मासेस एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. तो ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है. सो यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशन बोलेंगे. लेकिन ये क्यों लगता है? ड्यू टू देयर मासेस. अब आते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है. अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, मान लो उसमें से एक ऑब्जेक्ट है अर्थ और उसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट कोई सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक बॉल, स्टोन, एनीथिंग. तो the force of attraction, between two objects is called gravity if any one of them इज अर्थ. अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तो उसे हम ग्रेविटी बोलेंगे. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन ने एक यूनिवर्सल लॉ दिया ग्रेविटेशन का, जो हर एक प्लेस पर ट्रू है. इट होल्ड्स गुड एट एवरी प्लेस, सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ. तो इसको समझते हैं. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इट द फोर्स ऑफ attraction between two point masses, point masses या कोई भी ऑब्जेक्ट कह सकते हो, between two point masses is directly proportional directly
proportional to the product of magnitude of masses and inversely proportional to square of the distance between them. Square of the distance between them. जैसे मान लो यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं और इन दो ऑब्जेक्ट के मास हैं m1 एंड m2. इनके मासेस हमने ले लिए, m1 और m2 इनके सेंटर हैं यहां पर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड और इनके बीच के डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहां पर हो जाएगा F इक्वल्स टू, दोनों को मिला देंगे, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्केयर, या हम फाइनली लिख सकते हैं F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्केयर. तो G m1 m2 बाई आर स्केयर यहां पर हो गया G m1 m2 बाई आर स्केयर. ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो न्यूटन ने ये जो लॉ बताया ये यूनिवर्स के हर एक प्लेस पे ट्रू माना जाता है. तो F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यहां पर हम G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब हम अलग से इसमें समझेंगे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है. तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्केयर, जहां हम G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो G की वैल्यू यहां से हो गई F इंटू आर स्केयर अपॉन m1 इंटू m2. तो अगर हम m1 m2 और r को 1 मान लें, इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m एंड r इक्वल्स टू 1, तो G इज इक्वल टू F. यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ही है, प्रोवाइडेड टू मासेस. और m1 m2 m या इक्वल टू 1 मान ले हम यहां पर, तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं. G इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ attraction between two unit point masses. यूनिट मासेस भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने इनको 1 मान रखा है. m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1 बिटवीन टू यूनिट मासेस प्रोवाइडेड separation between them, separation between them
इज इक्वल टू यूनिटी बोल सकते हैं, 1 मीटर यूनिटी मीन्स यूनिट। तो G और F न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे अगर दोनों पॉइंट मासेस यूनिट मास हो और उनके बीच का डिस्टेंस r हो। तो यहां जो G है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट because it does not depend upon mass, shape and size of टू बॉडीज। इसलिए ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि ये मासेस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने अभी क्या माना है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m इक्वल टू 1 मान लिया है, और दोनों मास के बीच का डिस्टेंस हमने 1 मान लिया है। यानी मेनली हमारे दोनों मास यूनिट मैग्नीट्यूड के हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू 1। तो m1 भी यहाँ पर 1 है, m2 भी 1 है और उनके बीच का सेपरेशन भी 1 है। तो G और F आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसका हम यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? SI यूनिट ऑफ G, G का यूनिट। तो यहां पर देखो अभी हमने जस्ट पढ़ा है G इक्वल्स टू है F R स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई m1 m2 मास है, तो मास इंटू मास यानी kg इंटू kg। तो अगर हम इसमें इनके यूनिट्स रख दें तो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो केजी का पावर -2 हो जाएगा यहां से। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। तो यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। G इक्वल्स टू फोर्स का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2 अपॉन मासेस का m इंटू m हो गया m स्क्वायर, और ऊपर डिस्टेंस और मीटर का स्क्वायर है तो उसके प्लेस पे हम L का स्क्वायर कर देंगे। एक m कैंसिल आउट हो जाएगा और G का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का m ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो m-1 L स्क्वायर, और L ऊपर न्यूमरेटर में है तो L क्यूब, और T का पावर हो जाएगा -2। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो बहुत ही ईजियर है, इसको आप ध्यान से समझोगे तो एक एक चीज क्लियरली आ जाएगी। तो ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन। अब आते हैं हम, होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। यहां पर देखो दो मासेस हैं m1 और m2। इन दोनों का मास सेंटर ऑफ मास यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों के सेंटर के बीच लगता है। तो यहां पर m1 और m2 का सेंटर दिखाया गया इस पॉइंट से, और m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस होगा, लेट इट बी r। लेकिन m1 m2 को जो अट्रैक्ट कर रहा है जिस फोर्स से वो F21 है, और m2 m1 को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो F12 है। तो हमने क्या मान लिया
कि वेक्टर F12 इक्वल टू GM1 M2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो M1 से M2 के बीच का डिस्टेंस चाहे M2 से M1 के बीच का डिस्टेंस वो हम इक्वल लेंगे, तो GM1 M2 बाई आर स्केयर, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। और F12 के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी किसी भी वेक्टर को इंडिकेट करते हैं तो उस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर दिखाते हैं। तो M1 से M2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो डायग्राम में देखो r12 दिखाया गया है। तो यहां पर जो यूनिट वेक्टर हमने मान लिया, लेट इट बी r12। ये हमने क्या लिखा है F12, F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही आप F21 लिखो, F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, तो F21 लिखोगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा GM1 M2 बाई आर स्केयर, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर M2 से M1 की तरफ होना चाहिए। तो M2 से M1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर हमने दिखाया है r21, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया। तो अब यहां F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर कर दें फ्रॉम, और कंपेयर करने से पहले हम यहां पर यूनिट वेक्टर को देख लेते हैं। सिंस r12 इक्वल्स टू माइनस r21, ये दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के से डायरेक्शन में अपोजिट हैं, बट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होने से यहां पर यूनिट वेक्टर है ये, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम यहां इंडिकेट कर सकते हैं, r12 हो चाहे r21 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो r12 के जगह मैं माइनस r21 लिख सकता हूं। इसको किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर दो, तो यूज कर लेते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यूज करने के बाद ये हो जाता है वेक्टर F12 इक्वल टू GM1 M2 बाई आर स्केयर माइनस साइन पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा r21, और इसको हम इक्वेशन 2 से देखें तो दैट इज इक्वल टू F21 GM1 M2 बाई आर स्केयर r21 को इक्वेशन 2 से देखोगे तो कितने के बराबर है, F21 के बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो F12 है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स को ये फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वेक्टर फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने से, तो इसका हमें ये पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबे
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑल्सो वी कैन से। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें बता रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, और इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है। नाउ लेट अस स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स is always an attractive force, और ये दो ऑब्जेक्ट के मासेस के कारण लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, gravitational force is medium independent force। medium independent force, मीडियम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2 और इनके बीच का डिस्टेंस r है। अब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एयर में रखे हैं या वाटर में रखे हैं, मीडियम पर अब ये फोर्स डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा मासेस के ऊपर यानी m1 और m2 के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एयर में रखे हों या दोनों ऑब्जेक्ट वाटर में रखे हों, अगर उनके बीच का जो मास और अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो और दोनों ऑब्जेक्ट के मास वही हो, तो दोनों केसेस में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा। यानी अगर मैं m1 और m2 के बीच एयर में फोर्स F1 मानता हूं, वाटर में F2 मानता हूं, तो यहां F1 और F2 आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। यानी इस नेचर का जो सबसे कमजोर फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है क्योंकि इससे भी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस माने जाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो इससे काफी स्ट्रॉन्गर माने जाते हैं। सो नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, ग्रेविटेशनल फोर्स is an action reaction force। Hence it obeys Newton's third law। जैसे मान लो हमने पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके मासेस m1 और m2 हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, m1 m2 को और m2 m1 को। अगर m2 का फोर्स m1 पर F12 हो तो m1 का m2 पर जो फोर्स होगा F21 होगा, और यहाँ F12 इक्वल्स टू होता है माइनस F21। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी।
अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉन्जर्वेटिव फोर्स। कॉन्जर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? दैट इज वर्क डन by or against this force only depends upon initial and final position. Initial and final position. जैसे कि यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप इस डायग्राम में देखना। सपोज ए से बी पर जाने के हम 3 रास्ते ले रहे हैं। दिस इज द पाथ 1। सेकेंड पाथ हम ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन पाथ, और थर्ड पाथ ले रहे हैं ये कर्व्ड पाथ। तो ये हमने 3 पाथ ले लिया, 1, 2 एंड 3, और हमें जाना है ए से बी पर। तो ए से बी पर जाने के 3 रास्ते हो गए, वाया ए सी बी, वाया ए बी एंड वाया पाथ थर्ड। तो इन तीनों रास्तों में देखो, मान लो ए पर मास है m1, बी पर है मास m2। तो m1 से m2 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स m1 और m2 के बीच का फोर्स हो गया F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्केयर। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया जी m1 m2 बाई आर स्केयर अपॉन डिस्प्लेसमेंट है डायग्राम में ए बी। तो तीनों पाथ का डिस्प्लेसमेंट सेम है ए बी। हेंस जो वर्क डन होगा along all the path, it only depends upon initial position A and final position B, not on the path, nature of path. ये केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो यहां से हमें ये मिल गया कि जो वर्क डन होगा ये इक्वल होगा थ्रू ऑल द पाथ। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स से किया गया वर्क डन सेम होता है, थ्रू ऑल पाथ सेम हो गया, यानी वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये सन है और ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ही लार्जर है। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्जर है, लगभग अगर हम ध्यान दें तो अबाउट 10⁸ किलोमीटर के आसपास है। फिर भी ये अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, जिससे कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और एक और प्रॉपर्टी हम लास्ट लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तीसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो उनके बीच में प्रेजेंट हो, या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन
two objects is independent of presence of other bodies, या फिर हम कह सकते हैं इंटरविनिंग मीडियम। इंटरविनिंग मीडियम यानी उन दोनों के बीच में जो मीडियम आ जाए कोई और, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता। सो इस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की ऑलमोस्ट 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी और ये पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने आज इस वीडियो में कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद हाइट, डेप्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये सारी चीजें कंप्लीटली हम स्टडी करेंगे। तो होप सो आपने सभी समझ लिया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और प्रॉब्लम, सो send in the comment box, and thanks for watching Amazing Physics Tutor channel. Thanks a lot.